अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। चलें चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डेवलपमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री। सबसे पहला इसका पॉइंट हमारे पास है फूड प्रिजर्वेशन इन द एशियन टाइम्स, के पुराने ज़माने में हम फूड को किस तरह प्रिजर्व करते थे। इसकी यहाँ पे फर्दर आउटलाइन है। फर्स्ट वन इज़ पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज पीरियड एंड रोमान पीरियड। इन पीरियड्स में हम देखेंगे कि किस तरह फूड प्रिजर्व हुई, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो फर्दर डेवलप हुई। पॉइंट अब जो हमने इसमें डिस्कस करना है दैट इज़ पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी, लेट्स हैव अ लुक। इन पैलियोलिथिक पीरियड मैन ड्राइड, रोस्टेड एंड पाउंडेड सम ऑफ हिज फार्म प्रोड्यूस। मीन्स उस ज़माने में जो भी इंसान अपनी फार्म के ज़रिए से प्रोड्यूस करता था फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उसको ड्राई करना। ड्राई मीन वाटर जो कंटेंट है उसको मिनिमाइज़ कर देना, ये ख़त्म करना। नेक्स्ट रोस्टेड एंड पाउंडेड। पाउंडेड मीन्स जो भी उसने फूड ड्राइड और रोस्ट कर ली है उसको ना उसको एक स्पेसिफिक एरिया पर डिलीवर करना है ताकि उनकी फूड जो स्टोर रहे। अब फूड वो अपनी स्टोर कहाँ पे करते थे? यूज़ बैक ऑफ द केव टू स्टोर फूड। की केव की बैक मीन्स कोई भी एक एरिया, गैलरी, वहाँ पर अपनी फूड को जाकर स्टोर करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड था किस एरा का? बिफोर 1500 बीसी। बीसी से पहले का जो एरिया था उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेसोलिथिक पीरियड, और मेसोलिथिक पीरियड को हम जो इसका सेकंड नेम है वो मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज वाइज जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट इसका पॉइंट है इन मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड में दो चीज़ें जो थी चेंजेस हुई थी। फर्स्ट वन, वैरायटी ऑफ फूड गैदर। मीन्स कि हमने फूड को किस तरह गैदर करना है, उसकी वैरायटी। मीन्स आप सिंपल करें कि जो फूड स्टोरेज सिस्टम्स थे वो यहाँ पे उनमें चेंजेस आई थी। और सेकंड, प्रोसेसिंग टेक्निक, कि हमने फूड को प्रोसेस किस तरह करना है। जब भी आप एक चीज़ को चेंज करते हैं फूड से रिलेटेड तो उसमें जो दूसरा साइकिल होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो जब फूड गैदर वैरायटी हमारे पास चेंज हुई थी तब प्रोसेसिंग टेक्निक भी डाइवर्सिफाइड हुई थी, चेंज हुई थी, डेवलपमेंट आई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन दिस पीरियड। अब इस पीरियड में अब तीन चीज़ें और भी डिस्कवर हुई थी। वो कौन कौन सी हैं? ड्राई फिश, बॉयल फूड एंड स्टोर फूड। कि हमने फ़िश को ड्राई किस तरह करना है, किस टेक्निक से करना है। फूड को हमने बॉयल कैसे करना है, ब्लांचिंग करनी है, कोई ऐसी टेक्निक जिससे इंसान जो है वो इनएक्टिव हो जाए, और फूड को स्टोर हमने किस तरह करना है। ये टेक्निक्स भी थी मेसोलिथिक पीरियड में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट अब जो मेसोलिथिक पीरियड हमारे पास था वो 15,000 बीसी के एरिया में जो था वो मेसोलिथिक पीरियड था। इस एरिया में लोग जो थे वो विलेजेस में जाके सेटल हो गए थे। यूज टूल्स टू कल्टीवेट लैंड। लैंड को कल्टीवेट मतलब काश्तकारी करने के लिए उन्होंने टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अल्कोहलिक एंड एसिडिक फर्मेंटेशंस जो थी वो इनमें डेवलप हुई थी। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। इसमें हम कल्चर्स डालते हैं स्पेसिफिक फूड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन हमारे पास फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि टू एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, किसी चीज़ में से आपने कोई चीज़ ऑब्टेन करनी है थ्रू सम प्रोसेस तो उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। वो केमिकल मेथड भी हो सकता है, फिजिकल मेथड भी। तो प्लांट मटेरियल से हम ऑयल, तेल को एक्सट्रैक्ट करते थे। बेकिंग ऑफ लेवनेंट ब्रेड इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न ईरान अराउंड 600 बीसी। तो 600 नॉर्दर्न ईरान में लेवनिन ब्रेड की बेकिंग भी स्टार्ट हुई थी। लेवनिन ब्रेड हमारे पास अ सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस फर्मेंटेशन इन डो। मतलब फिर हम इस तरह के सब्सटेंस ऐड करते थे ब्रेड में जिससे फर्मेंटेशन होती थी, और उस फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास लेवनिन ब्रेड जो थी वो ऑब्टेन्ड होती थी। अब न्यूलिथिक पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था? न्यूलिथिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन 9000 बीसी, मतलब जब ये एरा था तब हमारे पास न्यूलिथिक पीरियड डेवलप हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज पीरियड। ब्रॉन्ज पीरियड 3500 बीसी के एरिया के दौरान जो भी पीरियड था वो ब्रॉन्ज पीरियड था। अब इसमें क्या हुआ था, लेट्स हैव अ लुक।
मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन सिटीज़ के लोगों ने जो फिर शहरों में आना शुरू कर दिया था। पीछे जो पिछला हमारा पीरियड था उसमें लोग शिफ्ट हुए थे विलेजेस में, अब जो नेक्स्ट ब्रॉन्ज पीरियड है उसमें सिटीज़ में शिफ्ट हुए थे। Egyptian tombs left details of previous cultural and food habits। जो इजिप्टियन टॉम्स थे, जो उन पुराना वैरायटी तरीके थे फूड को कल्चरल करने के, उन्होंने वो उसको लेफ्ट कर दिया था। अब उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो थी वो कुछ दी थी। अब उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड थी। Egyptians contributions। फर्स्ट वन इज़ बेक प्रोडक्ट फ्रॉम सीरियल्स। इन्होंने अनाज से जो थी वो ब्रेड को बेक करना स्टार्ट कर दिया था। सीरियल्स मीन्स अनाज, गंदम, आटा, मकीन, जिससे भी करते थे उससे ब्रेड को बेक किया। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपेयर केक्स एंड पेस्ट्रीज। फिर उन्हीं सीरियल्स में से केक्स और पेस्ट्रीज इन्होंने बनाई। फर्मेंटेड ग्रेप्स टू प्रोड्यूस वाइन। मतलब ग्रेप्स को फर्मेंट करके फिर उसमें से वाइन एक्सट्रैक्ट करते थे। ये प्रोसीजर भी इजिप्टियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट, मेक ब्रूड बियर फ्रॉम सीरियल्स। अब वो कौन से सीरियल से बियर बनाते थे? बार्ले, मिलेट एंड कॉर्न। इन तीन सीरियल्स की मदद से जो थी वो बियर बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज बटर एंड चीज़ मेकिंग। अब बटर और चीज़ मेकिंग कब स्टार्ट हुई थी? इन इराक अबाउट टू। नेक्स्ट पॉइंट इज मैन लर्नड टेक्निक्स ऑफ फॉलोइंग। अब फॉलोइंग टेक्निक्स जो थी वो भी इजिप्टियंस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, flotation, alcoholic acids and lactic acid fermentation। Filtration is a process in which solid particle separates from a liquid or gas medium by passing the mixture through filter। ये थ्रू लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल सिंपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ फिल्ट्रेशन की। लाइक जब आप टी स्टेन करते हैं तो उसमें से जब आप स्टेनर यूज़ करते हैं पत्ती ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड मटेरियल है चाहे वो नीचे आ जाती है। तो यही इसका सिंपल मेथड है कि फिल्ट्रेशन में आपने सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड या गैस मीडियम में से सेपरेट आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ पे फ्लोट करती है मीन्स जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके मीडियम से वो चीज़ जो है वो फ्लोट करेगी। फ्लोटेशन भी इन्होंने इजिप्टियंस ने कंट्रीब्यूट करवाई थी। नेक्स्ट है अल्कोहलिक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये तीनों चीज़ें इजिप्टियंस ने कंट्रीब्यूट करवाई थी। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था? डिवेल्प्ड मोर टाइप्स ऑफ फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग के ज़्यादा टाइप्स इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज सी एंड लैंड ट्रेड फ्लरिश्ड इन आयरन एज। आयरन एज में जो था वो सी और लैंड ट्रेड फ्लरिश किया गया था। वो कितने में हुआ था? 1500 BC, मतलब 1500 BC में आयरन एज में सी और लैंड ट्रेड फ्लरिश हुआ था। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बनाए ताकि आप जब इसको रिवाइज करें तो MCQs वाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और आपको कोई चीज़ स्किप भी ना हो। अब हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो एरिया था वो 600 से 400 AD का था। अब इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी उनको देखते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट थी वो इस रोमन एम्पायर के एरिया में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ब्राइन टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स एंड शुगरी लिकर्स फॉर फ्रूट। ब्राइन आपके पास एक सॉल्ट मिक्सड सोल्यूशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व मीन्स महफूज करने के लिए वेजिटेबल्स को, और शुगरी लिकर्स। शुगरी लिकर्स जब हम शुगर कैन में से शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका जो एक शुगर का बाई प्रोडक्ट आता है डेट इज कॉल्ड मोलेसिस। फिर मोलेसिस को जब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसमें से दो चीज़ें जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिकर एंड सेकेंड वेस्ट। जो वो लिकर होता है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं फ्रूट्स के लिए, शुगरी लिकर्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस ब्रूड वाइन्स। ब्रूड वाइन्स भी इन्होंने प्रोड्यूस की थी। विनीगर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए थे। बेक्ड ब्रेड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी रोमन एम्पायर में। प्रिपेयर चीज़, चीज़ इन्होंने प्रिपेयर की थी। एक्सट्रैक्ट ऑयल्स फ्रॉम ऑलिव्स, ऑलिव्स में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड एडल्ट्रेशन बिकम रैम्पेंट। इस एरिया में फूड एडल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई थी, अनकंट्रोल्ड इसकी डेवलपमेंट हो गई थी फूड एडल्ट्रेशन की। फूड एडल्ट्रेशन आप कह लें कि फूड की क्वालिटी को डिक्रीज़ करके प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड इज फूड एडल्ट्रेशन। कोई ऐसे हम सब्सटेंसेस ऐड करते थे इंटेंशनली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज फिश फॉर्म्ड डाइटरी स्टेपल। इस एरिया में जो फिश थी वो उनका डाइटरी स्टेपल बन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका क्या है रोमन एम्पायर का। ग्रीक्स प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व फिश एंड फिश प्रोडक्ट के ग्रीक्स ने एक तो फिश बनाई थी, फिश प्रोडक्ट्स बनाई भी थी और उनको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स भी जाहिर सी बात उन्होंने दी।
नेक्स्ट पॉइंट इज दे वर फॉन्ड ऑफ मीट एंड पॉर्क एंड प्रिपेयर सॉसेजेस। मीट और पॉर्क ज़्यादा जो थे उनके फॉन्ड थे और इस सॉसेजेस को प्रिपेयर करते थे। ये सब चीज़ें रोमन एम्पायर में हुई थी, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह अगर आप नोट्स को देख के याद करेंगे तो एक तो आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और एज एम सी क्यूज वाइज भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइंग साइंटिफिक फाउंडेशंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन के लिए साइंटिफिक फाउंडेशंस कैसे आई थी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो हम देखेंगे। इस टॉपिक की दो पॉइंट्स है जो आउटलाइन में मैंने लिखे। फर्स्ट वन निकोलस एपर्ट एंड देन निकोलस एपर्ट वर्क, कि निकोलस एपर्ट था कौन और उसने काम क्या क्या किया था इन सर्विसेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। लेट्स हैव अ लुक। निकोलस एपर्ट, अ पेरिस कन्फेक्शनर एंड डिस्टिलर। कन्फेक्शनर मीन्स जो हमारे पास स्वीट शुगर इंडस्ट्री होती है उसमें जितनी भी सारी प्रोसेसिंग चीज़ें वगैरह बनती है उसको हम कन्फेक्शनरी से रिलेट करते हैं। डिस्टिलर था ये। In June of 1810, फर्स्ट बुक ऑन फूड प्रोसेसिंग वॉज इस्टेब्लिश बाय अपट इन फ्रेंच और उस बुक का नेम था द बुक ऑफ ऑल हाउस होल्ड। 1810 जून में निकोलस अबर्ट ने अपनी सबसे पहली बुक जो थी वो पब्लिश करवाई थी ऑन फूड प्रोसेसिंग और उसको हमने नेम दिया था द बुक ऑफ ऑल हाउस होल्ड। नेक्स्ट है निकोलस एपर्ट वर्क, कि अब निकोलस एपर्ट ने काम क्या क्या किया था। डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, कि सबसे पहला जो इसका वर्क था वो इसने थ्रू हीट स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेरिलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जब हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इंजाइम्स को इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो हमारी फूड को फर्दर डिटोरिएट ना कर सकें। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर फूड प्रिजर्वेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है एज अ पेपर वाइज। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ ताकि पॉइंट आपको अच्छे से हो जाए। फूड जो आपने प्रिजर्व करनी है आपने उसको बोतल में प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट आपने बॉटल को अच्छी तरह से बंद करना है। बंद करने के बाद फिर बॉटल को आपने बॉइलिंग वाटर में से पास करवाना है और बॉइलिंग वाटर में आपने तब तक रखना है जब तक एक टाइम है और टाइम जो है वो डिपेंड करेगा हमारी फूड की नेचर पे। अगर वो फूड जो है वो ज़्यादा देर तक बॉइल वाटर को नहीं टॉलरेट कर सकती तो आपने उस एक लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग उसको रख के उसको वापस जो है वो फिर उस बॉटल को रिमूव कर लेना है एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। अब हम इनको पढ़ते हैं। Placing the food to be preserved in bottles. Next one is closing the bottle with care. Third, subjecting these bottles to the action of boiling water for a certain length of time. Depending the nature of food, ये बात आपने याद रखनी कि फूड की नेचर पर डिपेंड करते हुए आपने उस बॉटल को बॉइलिंग वाटर में डिप करना है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज रिमूविंग द बॉटल्स फ्रॉम वाटर बाथ एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। फिर जो आपको पीरियड दिया गया होगा उस पीरियड के बाद आपने बॉटल को वाटर बाथ में से रिमूव कर लेना। नेक्स्ट आगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए MCQs वाइज भी। टुडे एपर्ट्स मेथड इज़ नोन एज कैनिंग। अब जो इसका एपर्ट्स मेथड था फूड प्रिजर्वेशन का उसको हम क्या कहते हैं, कैनिंग। और एपर्ट को हम फादर ऑफ कैनिंग भी कहते हैं। ये दो पॉइंट्स MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है अगर आए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो अब टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट इन अदर टेक्निक्स। अब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जिनमें डेवलपमेंट आई थी। आउटलाइन इज कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, फ्लोर मिलिंग, डेयरी इंडस्ट्री एंड इरिगेशंस। ये 5 टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में भी डेवलपमेंट हुई थी और उन डेवलपमेंट को हम आगे पढ़ते हैं। पॉइंट इज कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। ये सबसे पुरानी फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक थी। नेक्स्ट पॉइंट इज चिलिंग एंड आइस स्टोरेज आर नोन टू द चाइनीज इन 800 BC के। चिलिंग और आइस स्टोरेज की जो टेक्निक थी वो चाइनीज़ को 800 BC से पहले की ही मालूम थी। रोमन्स बिल्ड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज वेयर दे सप्लाइड रेफ्रिजरेटेड फूड्स। भी रोमन्स ने कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज प्रोड्यूस किए थे, बिल्ड किए थे और वो उनमें क्या सप्लाइड करते थे, रेफ्रिजरेटेड फूड्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज विकिंग्स एंड स्कैंडिनेवियंस प्रिजर्व्ड फिश इन आइस। ये कुछ लोग थे जिन्होंने आइस में फ़िश को प्रिजर्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द मिड 1800 आइस प्लस सॉल्ट मिक्सचर हमने यूज़ किया था फूड को फ्रीज़ करने के लिए और वो मेथड जो था वो प्लेन आइस से ज़्यादा बेटर था। इन मिड 1800 आइस प्लस सॉल्ट मिक्सचर यूज टू फ्रीज फूड मोर एफिशिएंटली देन प्लेन आइस। नेक्स्ट इज
Invention of mechanical refrigeration system in the late 19th century provided a basis for commercialization of freezing as a food preservation technique. मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन के आने से क्या हुआ था कि जो हमारे पास कमर्शलाइजेशन ऑफ फ्रीजिंग थी उसको हमने एज अ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक जो था इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ये डेट्स मैंने इस तरह हाईलाइटेड करके इसलिए लिखी हैं ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपके माइंड में फ़ौरन डेट्स याद हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होती है याद करना, लेकिन अब टफ नहीं है। नेक्स्ट, इन 1929 Clarence Burt I revolutionized freezing industry by inventing and developing quick freezing। 1929 में क्लेरेंस बर्ट्स आया था, इसने रेवोल्यूशनाइज की थी फ्रीजिंग इंडस्ट्री को दो चीज़ों से, एक क्विक फ्रीजिंग को इन्वेंट करके और फिर उसी क्विक फ्रीजिंग को डेवलप करके इसने फ्रीजिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की थी। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज MCQs वाइज। 1913 में होम रेफ्रिजरेटर इंट्रोड्यूस हुआ था और 1939 में फ्रिज विद अ सेपरेट फ्रीजिंग कंपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग डन बाय यूजिंग सन एनर्जी और एयर। पुराने ज़माने में ड्राइंग हम किस तरह करते थे, या तो हम सन एनर्जी यूज़ करते थे या एयर एनर्जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। जब आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन में डेवलपमेंट आई, डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट्स इस्टेब्लिश हुए, मूव्स इन साइड फैक्ट्रीज इन 19th सेंचुरी, तो फिर हमने जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस था उनको ओपन एयर में करने के बजाय हमने उसको फैक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस करवा दिया था ड्यू टू डेवलपमेंट इन डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट विद वैक्यूम, कि जब हमने डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट को वैक्यूम के साथ यूज़ किया था तो उससे क्या होता था, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम डेलिकेट फूड विदाउट लॉस इन क्वालिटी। ये बात आपने याद रखनी कि जब हम डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट को वैक्यूम के साथ ट्रीट करेंगे तो विदाउट लॉस इन क्वालिटी जो है वो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। समटाइम डिहाइड्रेशन में इस तरह होता है कि जब आप एक्सेस डिहाइड्रेशन कर लेते हैं तो एक तो उसकी क्वालिटी लॉस हो जाती है, उसकी जो अपीयरेंस है वो श्रिंकेज में चली जाती है। तो एडिक्वेट डिहाइड्रेशन हम वैक्यूम के साथ करेंगे, उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी और मॉइस्चर भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज freeze drying involves sublimation of ice from frozen foods। नेक्स्ट दिस मेथड हेल्पफुल। अब ये मेथड जो है वो किस लिए हेल्पफुल है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेलिकेट एंड हीट सेंसिटिव फूड। ऐसी फूड्स जो हीट सेंसिटिव मीन्स ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होती हैं हीट से, लाइक इंस्टेंट टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट जूस। ये ड्राइंग और डिहाइड्रेशन का था। इसमें हमने पढ़ा है कि ड्राइंग को जो है वो हम सन एनर्जी और एयर से ट्रीट करते थे। नेक्स्ट सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा कि जब डिहाइड्रेशन में डेवलपमेंट आई थी तो प्रोसेसेस को हमने आउटसाइड के बजाय फैक्ट्रीज इनसाइड में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब हम डिहाइड्रेशन इक्विपमेंट को वैक्यूम के साथ यूज़ करेंगे तो उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी, एंड सेकंड जो है वो उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा कि फ्रीज ड्राइंग में क्या होगा कि आइस की सब्लिमेशन हम करेंगे फ्रॉम फ्रोजन फूड, और ये मेथड जो है वो हेल्पफुल है डेलिकेट और हीट सेंसिटिव फूड्स की प्रिजर्वेशन के लिए। अब हीट सेंसिटिव और डेलिकेट फूड कौन कौन सी है, इंस्टेंट टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट जूस। नेक्स्ट चलते हैं, दिस फ्लोर मिलिंग। सीरियल्स कंट्रीब्यूट अबाउट हाफ ऑफ ऑल फूड वर्ल्ड वाइड। के सीरियल्स जो हैं अनाज वगैरह, वीट, राइस, मेज, कॉर्न, ये हाफ ऑफ द फूड को जो है वो कंट्रीब्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वीट इज़ मोस्ट नरिशिंग सीरियल। के वीट जो है वो सबसे ज़्यादा नरिशिंग, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड सीरियल भी वीट ही है। फ्लोर मिलिंग पास थ्रू न्यूमरस स्टेजेस फ्रॉम पॉन्डिंग, ग्राइंडिंग बिटवीन स्टोन्स टू द यूज़ ऑफ स्टोन पेस्टल्स एंड मोर्टर फॉलोड बाय रोलर मिल्स। अब फ्लोर मिलिंग में क्या होता है कि आप पहले उस फूड को लेके जाते हैं एक जगह जहाँ पे आपने उसको प्रोसेस करवाना है, फिर आप उसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं बिटवीन रोलर मिल्स, और उसमें से मतलब सिंपल आप कह रहे हैं कि जब जैसे हम जाते हैं आटे वाली चक्की पे आटा पिसवाने, तो उसमें से रोलर मिल्स में से वीट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें से फिर ग्राइंडिंग होके तो वीट हमारे पास सेपरेट आ जाते हैं, वीट फ्लोर, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्लोर मिलिंग फर्स्ट मॉडर्नाइज इंडस्ट्री। के जो सबसे पहली मॉडर्नाइज इंडस्ट्री थी वो फ्लोर मिलिंग हमारे पास थी। ये भी MCQ वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 1588 में डेवलपमेंट ऑफ रेमिलीज हैंड मिल हुई थी फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स टू प्रोड्यूस फ्लोर। 1588 में एक रेमिलीज हैंड मिल थी, उसमें डेवलपमेंट हुई थी और उससे हमने क्या किया था कि ग्रेन्स की ग्राइंडिंग हुई थी फ्लोर को प्रोड्यूस करने की। फ्लोर तभी होगा जब किसी भी सीरियल की आपके पास ग्राइंडिंग आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है इन 1849 रोलर मिल्स डेवलप। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है कि 1849 में रोलर मिल्स डेवलप किए गए थे। ओल्ड स्टोन मिल्स स्टिल विजिबल इन रूरल एरियाज। ओल्ड स्टोन मिल आप चक्की को कह सकते हैं जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, वो जो है वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो रूरल एरियाज में स्टिल नज़र आती है। इसका फ्लोर मिलिंग का ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले हमने ये बात की कि सीरियल्स जो हैं वो हाफ ऑफ द फूड को कंट्रीब्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट वीट जो है वो मोस्ट नरिशिंग सीरियल है। नेक्स्ट फिर हमने ये बताया कि फॉर मिलिंग को हम पास करवाते हैं थ्रू न्यूमरस स्टेजेस से। पॉन्डिंग होती है, उसकी ग्राइंडिंग होती है बिटवीन रोलर मिल्स। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किया कि फ्लोर मिलिंग जो है वो सबसे पहली मॉडर्नाइज इंडस्ट्री थी। 1588 में रेमलिस हैंड की डेवलपमेंट हुई थी और उससे हमें फ्लोर मिला था बाय ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि 1849 में रोलर मिल्स हम डेवलप किए थे और ओल्ड स्टोन मिल्स को हम अभी भी रोलर एरियाज में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेयरी इंडस्ट्री। लेट्स हैव अ लुक। इन 1835 इवेपोरेटेड मिल्क प्रोसेस प्रोड्यूस्ड कि 1835 में इवेपोरेटेड मिल्क प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज गेल बॉर्डन इन 1853। ये एक इंसान थे गेल बॉर्डन, इसने 1853 में इम्प्रूव किया था इवेपोरेटेड मिल्क को बाय यूज़ ऑफ वैक्यूम फॉर रिमूवल ऑफ वाटर। इवेपोरेटेड मिल्क वही है जिसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल वाटर। तो उसने उसको इम्प्रूव किया था वैक्यूम यूज़ करके। ये बात आपने भी याद रखनी कि 1853 में गेल बॉर्डन ने वैक्यूम को यूज़ करके इवेपोरेटेड मिल्क के प्रोसेस को इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ही इनिशिएटेड द फर्स्ट प्रोसेस फॉर कंडेंसिंग मिल्क एंड सीलिंग इन 1856। फिर 1856 में इसने कंडेंसिंग मिल्क के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। कंडेंसिंग मिल्क मीन्स आप मिल्क को इतना हीट करें कि वो थिक हो जाए, मतलब थिकनिंग ऑफ मिल्क को आप कंडेंसिंग मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट जो है 1878 में डॉक्टर गुस्टाव डी लावल था, उसने क्या किया था कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर इन स्वीडन के। स्वीडन में इसने सेंट्रीफ्यूगल क्रीम को कंटिन्यूस करवाया था। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें बेसिकली डेट्स हैं, वो आपने 4 डेट्स याद रखनी। सबसे पहले 1835 में इवेपोरेटेड मिल्क प्रोसेस हुआ था। फिर 1853 में गेल बॉर्डन ने इसको इम्प्रूव करवाया था वैक्यूम के यूज़ से, जिससे हमारे पास रिमूवल ऑफ मॉइस्चर थी। नेक्स्ट इसने क्या किया था, फिर इसने कंडेंसिंग मिल्क के प्रोसेस को इनिशिएट करवाया था, वो 1856 में। और 1878 में डॉक्टर गुस्ताव डी लेवल था, उसने सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया था स्वीडन में। इरेडिएशन। इरेडिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल रेडिएशंस देते हैं। वो रेडिएशंस गैमा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं और बीटा रेज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि जब भी आप प्रोसेसिंग करवा रहे होंगे तो प्रोसेसिंग में कोई भी अगर आप उस पर प्रोसीजर अप्लाई करें देन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड। अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे तो एक तो आपका प्रोसेस ख़राब हो जाएगा और फूड डिटोरिएट हो जाएगी। Artificially produced radiations like X-rays and radioactivity on natural materials were discovered by। अब ये दो साइंटिस्ट थे और साथ उनकी डेट्स लिख दी हैं। इन दोनों ने एक्स रेज और रेडियोएक्टिव नेचुरल मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट वन इज़ विलियम ब्रोंटेज, इसने 1895 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। एंड नेक्स्ट इज़ हेनरी बेकरेल, इसने 1896 में एक्स रेज और रेडियोएक्टिव को इंट्रोड्यूस करवाया था। यूज़फुल टूल्स इन मिडल ऑफ 20th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के मिडल में यूज़फुल टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज टू प्रोलॉन्ग द स्टोरेज लाइफ ऑफ फूड्स अवॉर्डेड इन फ्रांस इन 1930 के 1930 में फिर हमने एक्स रेज एप्लीकेट करवाई थी फूड पे और उस एक्स रेज की वजह से क्या हुआ था कि फूड की जो स्टोरेज लाइफ थी वो प्रोलॉन्ग हुई थी, ज़्यादा हो गई थी। इरेडिएशन था, इसमें हमने तीन जो टॉप पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कि एक्स रेज और जो रेडियो एक्टिव रेज थी उसकी इंट्रोडक्शन करवाए थे दो साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया कि 20th सेंचुरी के मिडल में यूजफुल टूल्स की इंट्रोडक्शन हुई थी। और थर्ड हमने ये देखा कि जब हमने फूड की एक्स रेज की एप्लीकेशन करवाई तो उससे फूड की शेल्फ लाइफ जो थी वो प्रोलॉन्ग हो गई थी इन द 1930। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो था वो कवर हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको सारा लेक्चर अच्छे से याद हो जाए। पॉइंट्स आपने साथ लास्ट में बना ले हैं। आउटलाइन इज़ द की मेथड टू मेमोराइज योर लेसन। इस लेसन को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।